ओके जी। प्लेट्स के बारे में जो अभी तक फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक प्लेट्स की दो टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं। अ, एक टाइप जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल मैसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये लाइट वेट मटीरियल्स हैं। अगर इनकी कंपोजिशन को देखा जाए तो ये सियालिक मैटर कहलाता है। इसमें SI जो है वो रेफर करता है सिलिकॉन को, और AL जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्युमिनियम को। सो एल्युमिनियम और सिलिकॉन का जो मिक्सचर है लाइट वेट मटीरियल्स का, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की फॉर्मेशन में इनकी कंपोजिशन का पार्ट है। दूसरा, अगर इसकी रॉक टाइप को देखा जाए तो ये ग्रेनाइटिक है। इग्नियस रॉक्स में हमने ग्रेनाइट को पढ़ा था कि वो सिलिकॉन रिच रॉक है। थिकनेस इन प्लेट्स की जो है वो 5 to 150 किलोमीटर्स है। ज़्यादा थिकनेस वाली प्लेट्स भी मिलती हैं जहाँ पे 400 किलोमीटर्स तक भी है, लेकिन एवरेज रेंज जो है वो 500 to 150 किलोमीटर्स तक की है। जो मटेरियल की डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो इसकी डेंसिटी है। मीन्स कि ये लाइट वेट मटीरियल है। थिकनेस ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। उसके कंपैरिजन में दूसरी जो लेयर है उसको शैलिक प्लेट्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपको समुद्र के फर्श में मिलेंगी, और समुद्र का फर्श इन्हीं मटेरियल्स का बना हुआ है और इन्हीं ब्लॉक्स का बना हुआ है। इसकी कंपोजिशन को सिमा कहा जाता है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेन कंपोनेंट्स हैं, और जो रॉक टाइप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो बेसाल्टिक है, बेसिक टाइप की रॉक है। जैसे ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक रॉक थी, बेसाल्ट जो है वो बेसिक रॉक की टाइप है। और इन प्लेट्स की थिकनेस जो है वो 9 to 19 किलोमीटर्स है। एज कम्पेयर टू दीज प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कंपैरिजन में इन प्लेट्स की थिकनेस काफ़ी कम है, लेकिन मटेरियल डेंस है, हैवी है। मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो कैलकुलेट होती है वो 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो उस हवाले से ये थिकनेस में कम लेकिन डेंसिटी में ज़्यादा है। ओके, अब जो टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स हैं उसमें तीन तरह की मूवमेंट्स हैं जो कि दो प्लेट्स आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक डाइवर्जेंट मूवमेंट है, एक कन्वर्जेंस की मूवमेंट है, और एक लेटरल प्लेट मूवमेंट कहलाती है। सो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंट मूवमेंट वो है व्हेन द प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दूसरी टाइप की मूवमेंट आ गई कन्वर्जेंस, जिसमें प्लेट्स जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। And lateral plate contact actually means the plates are sliding side by side. They are not actually colliding with each other. They are not in collision. These plates are not actually colliding, not they are separating from each other. So side by side जो contact है plates का, इसको लेटरल प्लेट कांटेक्ट कहा जाता है, या इस बाउंड्री को ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है उसके अंदर कुलियन है, उसमें डिस्ट्रक्शन है। जहाँ पे आपको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज नजर आएंगी व्हेन द प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वहाँ पे आपको मैग्मा सरफेस पे राइज होता हुआ मिलेगा, एंड दैट विल कॉज
द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लेट, कि वो फर्दर प्लेट्स के नए पार्ट्स जो हैं, जो ओल्डेस्ट पार्ट्स होंगे वो आपके मोस्ट डिस्टेंट पार्ट होंगे इस जगह से, ये सबसे पहले बने थे एंड दे हैव ड्रिफ्टेड अवे। और जो नया पार्ट प्लेट का बन रहा होता है वो इस जगह पे बन रहा होता है जहाँ पे मैग्मा राइज करके फ्रीज होता है, सोलिडिफाई होता है और प्लेट का नया हिस्सा बनाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर प्लेट जब कन्वर्ज करती हैं तो उनमें सबडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको ऐसे ही ले सकते हैं जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि जी एक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, इंडियन प्लेट जो है दैट मूव टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, दरमियान में एक समंदर था, ठीक है, जिसको टेथिस सी का नाम दिया। और दिस प्लेट वाज एक्चुअली सिंकिंग बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो समंदर का फर्श था वो नीचे सिंक होना शुरू हुआ और सिंकिंग के साथ ही उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सो आमतौर पे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जहाँ पे प्लेट्स ने कन्वर्ज करना होता है, वहाँ पे सबडक्शन जोन्स बनते हैं, मीन्स के प्लेट का कोई ना कोई एज जो है वो सिंक करना शुरू कर देता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं वो आमतौर पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहलाती हैं, कि जहाँ पे प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही होगी, मेल्ट डाउन हो रही होगी, और जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी प्लेट की, कि नई प्लेट जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। यहाँ से आगे वही चीज़ है, यहाँ पे आपको डायग्राम में ये डाइवर्जेंट बाउंड्री नज़र आ रही है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हुई मिल रही हैं, यहाँ पे दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हुई मिल रही हैं। सो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से चलेगा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक ओशियानिक प्लेट है, और अगर हम इन तीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को उनके साथ मर्ज कर दें तो हमारे पास कौन कौन से केसेस आ जाएंगे। डाइवर्जेंस में आपके पास एक केस आता है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस की सब टाइप है और उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। तो अगर हम वही मैग्मा के अपराइजिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जो कि आर्थर होम्स ने प्रेजेंट किया था, तो ये मैग्मा यहाँ से राइज कर रहा है एंड इट इज स्टार्टिंग टू डाइवर्ज। तो उसकी डाइवर्जेंस की वजह से इस प्लेट के ऊपर जो ऊपर कॉन्टिनेंटल मास है इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, टेंशनल फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है। सो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये क्रैक होना शुरू हो जाएगा और क्रैक होने के बाद यहाँ पे एक वैली फॉर्म हो जाएगी, जिस तरह से अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, ये अफ्रीका का एक पार्ट जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया हुआ है। और इसको हम इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिस तरह रेड सी है जहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला अफ्रीका से सेपरेट हो चुका हुआ है, वहाँ पे दरमियान में जो गैप क्रिएट हुआ है एज द रेड सी, वो भी इसी केस को रेफर करता है। सो ये जो पहले दो डायग्राम्स हैं, डायग्राम ए एंड बी, इट रेफर्स टू कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस में आपको जो सिग्नेचर फीचर फॉर्म होता हुआ मिलेगा वो एक क्रैक के तौर पे होगा जो सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, और उस क्रैक या गैप को रिफ्ट वैली का नाम दिया जाता है। इससे आगे अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है तो फिर ये दो जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दरमियान नीचे जो एरिया एक्सपोज होना शुरू होगा वहाँ पे ओशियानिक सरफेस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ओशियानिक प्लेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और जैसा केस हम देखते हैं अटलांटिक एरिया में कि जहाँ पे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बहुत दूर हट चुके हुए हैं, वहाँ पे जो ओशियानिक लेयर ऑफ प्लेट थी या जो सिमेटिक लेयर ऑफ प्लेट थी वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और उसके ब्रेक होने से मैग्मा को जो है वो सरफेस पे एक्सेस मिलती है, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और आके फ्रीज होना शुरू हो जाता है। इससे जो फीचर फॉर्म होता है उसको हम रिज का नाम देते हैं। तो रिजेस बिल्कुल वैसे ही रिजेंबल करती हैं जैसे खेत में हल चलाओ तो जो मंडेरें बन जाती हैं वो रिज जैसा फीचर कहलाता है। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्श है अटलांटिक ओशन का, वहाँ पे एक कंटिन्यूस वॉल लाइक फीचर जो है वो मैग्मा के फ्रीज होने की वजह से बन चुका हुआ है, जिसको हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। उसकी बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं वो समंदर से बाहर मुख्तलिफ आइलैंड्स के तौर पर नज़र आते हैं, जैसे अजोर्स के आइलैंड्स हैं अटलांटिक ओशन में, या साउथ की तरफ अगर देखें इन द मिडल ऑफ
अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका उनके दरमियान में देखें तो आपको सेंट हेलेना का आइलैंड नज़र आएगा। अगर नॉर्थ की तरफ आप चले जाते हैं तो आइसलैंड का आइलैंड जो है वो इसी वजह से फॉर्म हुआ है, और आइसलैंड जो है वो इसके मुताबिक इस मूवमेंट की वजह से ब्रेक भी हो रहा है। सो डाइवर्जेंस के दो सब कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस। इनिशियल स्टेज पे कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस जो है वो अकर कर रही होती है, और लेटर स्टेज के ऊपर जो दूसरी टाइप शुरू हो जाती है वो ओशियानिक डाइवर्जेंस की है, कि ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड आउट होता जाएगा, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और उन क्रैक्स के थ्रू मैग्मा जब सरफेस पे आना शुरू हो जाए तो उससे रिजेस फॉर्म होती हैं। तो सिग्नेचर फीचर्स आपने जहन में रखने हैं। यहाँ पे कल हम लोगों ने जो लेक्चर करना है वो वोल्केनोज का होगा, तो ये भी ऑब्जर्वेशन में आपके सामने ही होगा कि जो ओशियानिक डाइवर्जेंस हो रही है उसमें मैग्मा बाहर आ रहा है, उसमें वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, उस एरिया में वोल्केनोज जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। रिफ्ट वैली में एज सच आप ऑब्जर्व करें कि मैग्मा सरफेस पे नहीं आया। कुछ जगहों पे हो सकता है जहाँ पे मैग्मा बाहर आ जाए, जैसे माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, रिफ्ट वैली के बिल्कुल करीब है, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अदरवाइज ज़्यादातर जो वोल्केनोज की एग्जिस्टेंस और फॉर्मेशन है वो रिज एरिया के साथ साथ होती है, जहाँ पे ओशियानिक प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही होती हैं, जिसको हम ओशियानिक डाइवर्जेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब वही चीज़ है, रेपिटेशन है, ये कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्मा राइज हुआ, इसने डाइवर्जेंट मूवमेंट शुरू कर दी। अकॉर्डिंगली जो ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था ये ब्रेक होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप दो तरह की लेयर्स देख रहे हैं, एक ये कॉन्टिनेंटल लेयर आपको ऑब्जर्व हो रही होगी पिंक से कलर में, एक ग्रे कलर में जो है वो ओशियानिक नेचर की लेयर भी, यानी कि जहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल लेयर्स होंगी दीज वुड बी एक्चुअली डबल लेयर्स। उसके बीच में सियालिक मटेरियल जो होगा वो सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सिमेटिक मटेरियल होगा वो उसके बेस पे मौजूद होगा। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मेंशन करने की, वो ये कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्रिटल है। उसके ब्रिटल होने की वजह ये है कि उसमें सिलिकॉन ज़्यादा है, और वो शीशे की तरह, जैसे शीशा ब्रिटल होता है, डक्टाइल नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं हो सकता। आप उसको अगर स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे वो क्रैक हो जाएगा। सो सियालिक मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रिटल हैं, दे कैन ईजीली ब्रेक। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो ब्लॉक सिंक हो गए, एक वैली फॉर्म हो गई जिसको आपने रिफ्ट वैली का नाम दिया। तो कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस में रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होगी। अभी जो ओशियानिक लेयर है, जो नीचे मौजूद सिमेटिक लेयर थी, वो ऐसा ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में है, और मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, और मेटल्स डक्टाइल होती हैं, दे कैन बी स्प्रेड, वो शीट्स की तरह से स्प्रेड की जा सकती हैं, वो ब्रेक नहीं होती, उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। सो ये सिर्फ अभी टेंशन की वजह से स्प्रेड हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही। लेकिन सरफेस के ऊपर मौजूद जो सियालिक मटेरियल है वो ब्रेकिंग में इन्वॉल्व हो गया, उसकी ब्रेकिंग शुरू हो गई है, वो स्प्लिट अप होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मूव प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट एंड न्यू प्लेट मटेरियल्स एंड न्यू ओशंस ग्रो, जैसे कि ये रेड सी की भी एग्जांपल वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टेंशन थी उसने कॉन्टिनेंटल मासेस को काफ़ी दूर हटा दिया, और उसके बाद ये ओशियानिक प्लेट जो है ये भी ब्रेक होना शुरू हो गई है। अब उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई। अब यहाँ से मैग्मा को जो है वो सरफेस की तरफ एक्सेस मिल रही है, और इधर वोल्केनोस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक द केस ऑफ अटलांटिक ओशन के उसके फर्श में जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं, टेंशनल क्रैक्स, वहां से मैग्मा जो है वो राइज करके मिड अटलांटिक रिज को फॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टर्म आ जाती है कन्वर्जेंस, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इन डायग्राम में, ये वही केस है जो इंडिया का हमने स्टडी किया था, कल भी किया था, कि ये इंडियन प्लेट आई, ये पोर्शन जो है वो टेथिस सी का है, ये एशियाटिक साइड है यूरेशियन प्लेट की, एंड दीज सेडिमेंट्स वर एक्चुअली स्क्वीज टुगेदर। ये सेडिमेंट्स जो समंदर के फर्श पर पड़े हुए थे, और वही सेडिमेंट्स फोल्ड होके हिमालयन रेंज में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल जो मासेस थे, इनके जो एजेस थे वो डीफॉर्म हुए, फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग की वजह से हिमालयन रेंज की फॉर्मेशन हुई, और यहीं पे वो प्रेशर इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म भी जो है वो अकर करेगा, जिसको हमने रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहा था कल के लेक्चर में। सो वो इस पूरे एरिया को रेफर करता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जेंस हो रही है कि जिसमें कॉन्टिनेंटल मास दूसरे कॉन्टिनेंटल मास के साथ आके कोलाइड कर रहा है,
तो इस कुलियन की वजह से आप देख रहे हैं कि फोल्ड माउंटेन्स बन रही है। कन्वर्जेंस के केसेस जो आपको नज़र आते हैं वो तीन तरह के केसेस हैं उसमें, यानी अगर प्लेट टाइप्स को अगर इन्वॉल्व करने के प्रोसेस कन्वर्जेंस का ही हो लेकिन प्लेट टाइप्स इन्वॉल्व डिफरेंट हो, तो एक तो हो गई जैसे अभी इस डायग्राम में है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस रिजल्ट्स इन mountain building and the mountain type would be the fold type mountain, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वो आपने डाइवर्जेंस में भी देखी हैं और वो डाइवर्जेंस में जो थी वो मिड अटलांटिक रिज वाला जो केस था वो वोल्केनिक माउंटेन्स थी। इसी तरह से इसका दूसरा केस जो हो सकता है वो है कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस में बेसिकली ओशियानिक प्लेट के बारे में हमने ये स्टडी किया कि इट विल सबडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी और ग्रेटर डेंसिटी, इट विल बी लेसर इन थिकनेस, सो ये सिंक करना शुरू कर देगी और इससे वल्केनोस की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पे भी सिंकिंग होती है प्लेट्स मेल्ट डाउन होती हैं, वल्केनोस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा केस जो हम इसमें देखते हैं वो है ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, कि ओशन प्लेट्स अगर आपस में कोलाइड कर रही हैं, दोनों थिकनेस में कम है और दोनों ही डेंस है, तो उनमें से कोई एक प्लेट ऐसी होगी जो कि सिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी, सबडक्ट करेगी, मेल्ट डाउन होगी और मैग्मा प्रोड्यूस करेगी। सो यहाँ पे भी वल्केनोस की फॉर्मेशन होगी। सो वल्केनोस जो है वो आपको हर उस जगह पे फॉर्म होते हुए नजर आएंगे जहाँ पे कोई ना कोई ओशियानिक प्लेट की मूवमेंट इन्वॉल्व हो, चाहे वो ओशियानिक डाइवर्जेंस हो, चाहे कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस का केस हो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, या दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर जाएं, तो वहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वोल्केनोस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस का केस जो है इस डायग्राम में नजर आ रहा है, दैट इज कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। और उसमें आप यही देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर folding the materials to form fold mountains. कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कॉन्टिनेंटल ओशियानिक डाइवर्जेंस। इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेस थिकनेस और ग्रेटर डेंसिटी की जो लेयर थी, ओशियानिक लेयर, दैट इज सबडक्टिंग। और यहाँ पे जो आपको ये फोल्ड सा नज़र आ रहा है, इस एरिया पे वो फीचर बन जाएगा जिसको ओशन फ्लोर पे ट्रेंच का नाम दिया जाता है। तो ट्रेंचेस की एग्जिस्टेंस अगर आप पैसिफिक ओशन में देखते हैं तो आपको एक ट्रेंच नज़र आती है जापान ट्रेंच के नाम से, कि पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहाँ पे कोलाइड हुई और जहाँ पे वो पैसिफिक प्लेट का पोर्शन सिंक हुआ, वहाँ पे जो बेंड क्रिएट हुआ वहाँ पे जापान ट्रेंच फॉर्म हुई। लेकिन जापान के जो आइलैंड्स हैं वो आपको वोल्केनिक आइलैंड्स के तौर पे नजर आते हैं, कि ये जो एरिया, ये जो प्लेट का पोर्शन सिंक हो रहा है, इट इज सिंकिंग इनटू मैग्मा एंड इट इज मेल्टिंग। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बनी और इस मेल्टिंग की वजह से यहाँ पे मैग्मा की अमाउंट्स बढ़ जाएंगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड टू फॉर्म द वोल्केनोस। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस होगी, ओशियानिक प्लेट का मटेरियल मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा और वो वोल्केनोस की फॉर्मेशन को कॉज करेगा। ओके, उसके बाद आती है जी कन्वर्जेंस ऑफ ओशियानिक प्लेट्स। उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो सबडक्शन नज़र आएगी, लेकिन इसके लिए एक रूल बड़ा सिंपल है, ऑलवेज द ओल्डर प्लेट वुड सिंक। यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं तो उसमें से वो प्लेट सिंक करेगी विच इज़ द ओल्डर प्लेट। नाउ व्हाई द ओल्डर प्लेट इज सिंकिंग, उसकी रीज़न ये है कि इट डिपेंड्स कि वो कितना बर्डन प्लेट जो है वो अपने ऊपर कैरी कर रही है सेडिमेंट्स का। सो उस हवाले से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओशियानिक प्लेट पुरानी प्लेट होती है उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और वो बर्डन जो है वो उसको सिंक करने का कॉज बनता है। इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर सपोज हम एक बर्तन के अंदर पानी को भर लें और उसमें मुख्तलिफ वुडन ब्लॉक्स जो हैं उनको हम फ्लोट करवाएं,
तो यहाँ पे अगर हम एक ब्लॉक जो साइज में बड़ा है, वेट उसकी आप देख लें, इसके कंपैरिजन में एक ब्लॉक ये है जिसकी वेट वही है लेकिन साइज में कम है। तो ज़्यादा जो हैवी ब्लॉक है, यानी कि इसमें आप दो फोर्सेस आप जो है वो उनको स्टडी कर सकते हैं। एक अपवर्ड फोर्स है जो कि इस लिक्विड की बॉयंसी की फोर्स है जो कि थ्रस्ट देगी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ, और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि इस ब्लॉक का वेट है। ठीक है जी। तो जहाँ पे वेट और ये बॉयंसी दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे, वहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी उस डेप्थ पे ये फ्लोट करेगा। इस जगह पे आप देख रहे हैं इस ब्लॉक का बर्डन कम है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, जो यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया है वो ऑलमोस्ट इसी ब्लॉक जितना है। तो इधर इसके ऊपर बॉयंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेट की जो वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है। सो isostasy actually represents the state of equilibrium between these two forces, the upward force of buoyancy and the downward force of floating material। ठीक है। सो इसको, इस आइसोस्टेसी को हम बेसिकली बात करें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं सबमरीन्स में, कि जब सबमरीन को अंडर वाटर जाना होता है तो उसके टैंक्स में एक्स्ट्रा पानी भर देते हैं, उसका बर्डन इंक्रीज हो जाता है, डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द बॉयंसी ऑफ वाटर, तो वो सिंक करना शुरू हो जाती है, वो नीचे चली जाती है। लेकिन जब सबमरीन ने ऊपर आना होता है तो उसके टैंक्स को खाली कर देते हैं, तो पानी जो है वो उसमें से जब निकल जाएगा टैंक्स में से, वो लाइट वेट हो जाएगी, तो बॉयंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी उसके ऊपर जो एग्जर्ट हो रही है, और वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। ठीक है। यही चीज़ हम जो है वो फ्लोटिंग बोर्ड पे देखते हैं कि अगर एक बोट खड़ी है पानी में और आप लोग, मतलब कुछ लोग उसमें बैठना शुरू होंगे, तो उसके ऊपर बर्डन इंक्रीज कर रहा है, तो वो बोट जो है वो नीचे की तरफ सिंक करना शुरू कर देगी। ठीक है। इसको हम कहते हैं जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है इन केस ऑफ चेंज ऑफ द वेट, उसको हम कहते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। लेकिन आइसोस्टेसी उस स्टेट को कहा जाता है कि जिसमें इक्विलिब्रियम हो दोनों फोर्सेस का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ये प्लेट सिंक कर रही है, ये ओशैनिक है, दूसरी भी ओशैनिक है, सिंक ये कर रही है, तो इसके अंदर आइसोस्टैटिक टेंडेंसी ही सिंकिंग की इसलिए होगी कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक्स्ट्रा सेडिमेंट्स होंगे, तो ये वाली प्लेट सिंक कर जाएगी, और जो न्यू प्लेट है जिसके ऊपर सेडिमेंट्स का बर्डन कम है, वो ऊपर के लेवल पे ही फ्लोट कर रही होगी। सो यहाँ पे भी सबडक्शन का ही प्रोसेस होना है, प्लेट ने सिंक ही करना है, और सिंकिंग के साथ वही प्रोसेस है इसके, जैसे हम यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखते हैं, वही वोल्केनिक एक्टिविटी उसी तरह की जो है वो आपको नजर आती है इन दिस केस। और ऐसे केस में हम जो, मतलब इन रियल लाइफ इन फ्रॉम द ग्लोब अगर इसकी एग्जांपल लें, तो वो पैसिफिक प्लेट के साथ ही एडजेसेंट एक प्लेट है जिसको फिलिपीन प्लेट कहा जाता है, और फिलीपींस के साथ भी आपको एक ट्रेंच नजर आएगी। ठीक है। और वो ट्रेंच का जो नाम है वो है मारियाना ट्रेंच। सो मारियाना ट्रेंच रिप्रेजेंट करती है कि जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज सिंकिंग बीनीथ द फिलिपीन प्लेट, और ये प्लेट्स के जो कुलियन है इसको हम नाम देते हैं ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस का। सो इसमें भी आपने ऑब्जर्व किया कि वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो अकर कर रही है। ठीक है। तो अब आ जाती है जी लेटरल प्लेट कांटेक्ट और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, और इसमें सिर्फ ये है कि प्लेट्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, दे आर नॉट मूविंग अवे एज इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस, दे आर नॉट colliding with each other as in the case of convergence। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक रिवर था और उसके बाद प्लेट्स जो है वो मूव हुई हैं लेटरल कांटेक्ट के थ्रू, यानी कि साइड बाय साइड स्लाइड हुई हैं, और आपको सरफेस के ऊपर डिफॉर्मेशन नज़र आ रही है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत मैसिव स्केल के आते हैं, लेकिन एज सच कोई सरफेस फीचर्स उस तरह के फॉर्म नहीं होते, जैसे आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे ओशियानिक प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी वहाँ पे वोल्केनोस फॉर्म होंगे, जहाँ ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करेगी ओशियन, वहाँ पे वोल्केनोस फॉर्म हुए, जहाँ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हुई फोल्ड माउंटेन्स बनी, जहाँ डाइवर्जेंस के प्रोसेसेस थे, कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्ज हुई, रिफ्ट वैली बनी, एक एक गैप, एक शुगाफ, एक क्रैक डेवलप हो गया। जहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ओशियानिक प्लेट्स हुई वहाँ पे वोल्केनोस फॉर्म होना शुरू हो गए, रिजेस फॉर्म होना शुरू हो गई, पूरे का पूरा एरिया जो है वो मैग्मेटिक
मटेरियल्स ने आके फिल किया और एक पूरी रिज, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लेटरल प्लेट कांटेक्ट के अंदर ना तो आपको कोई सब कैटेगरीज मिलेंगी मूवमेंट्स में, और ना ही इससे रिलेटेड कोई सरफेस फीचर्स मिलेंगे, स्वाय इसके कि आप यही रेफर करेंगे कि ये एक एक्टिव अर्थक्वेक जोन होता है। लेकिन अर्थक्वेक्स जो हैं वो रिलेट किए जाते हैं तकरीबन सारी मूवमेंट्स के साथ। जहाँ पे भी प्लेट मूवमेंट होगी, जहाँ पे भी वल्केनिक एक्टिविटी होगी, वहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो अकर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक एरिया है, सैन एंड्रियास फॉल्ट कहलाता है इन सदर्न कैलिफोर्निया। ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है और सरफेस के ऊपर विजिबल ये क्रैक नजर आता है कि दिस प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड दिस प्लेट इज मूविंग साउथवर्ड। सो वो मेंशन यहाँ पे यही कर रहा है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ जो है वो स्प्रेडिंग रिज है, ऑरेगन और वाशिंगटन की तरफ, और ये एरिया जो है ये बेसिकली सैन एंड्रियास फॉल्ट की, फॉल्ट बेसिकली इस क्रैक को कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की एग्जिस्टिंग एक एग्जांपल ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलिफोर्निया वाली साइड देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड साउथवर्ड मूव कर रही है, और लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को वाली साइड जो है ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। बट दीज sections of plates are actually sliding past each other. They are actually in lateral or sideways contact rather than head-on contact or tail contact. So यहाँ पे बात करते हैं हम, लास्ट इसका कंक्लूजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट्स अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हुई हैं उसमें कई जगहों पे यूएसजीएस की वेबसाइट पे आपको 51 प्लेटों यानी 51 प्लेट्स या 51 सेगमेंट्स ऑफ क्रस्ट जो है वो मेंशन मिलेंगे। लेकिन नॉर्मली बुक्स में 21 प्लेट्स को जो है वो रेफर किया जाता है। 21 प्लेटें हैं, उसमें से 7 मेजर प्लेट्स हैं और तकरीबन 14-15 के करीब जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। साइज के हिसाब से उनको रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की एक बहुत मैसिव प्लेट नजर आ रही है, एंड दिस मैसिव प्लेट इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ग्रेइश कलर में। उसके बाद आपको ये येलोइश कलर में प्लेट नजर आ रही है, दिस इज द पैसिफिक प्लेट, ये दूसरी मेजर प्लेट आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्पल कलर में एक साउथ अमेरिकन प्लेट नजर आ रही है, 3 प्लेट्स मेजर। पिंक से कलर में आपको ये जो प्लेट नजर आ रही है इसको अफ्रीकन प्लेट कहा जाता है। ग्रीन कलर में आपको ये प्लेट जो नजर आ रही है ये यूरेशियन प्लेट है। और उसके बाद अगर आप इस पोर्शन को देखें, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से आगे ये न्यूजीलैंड एक प्लेट बाउंड्री पे है, इसीलिए वोल्केनिक आइलैंड्स यहाँ पे, और इधर भी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट आपको नजर आता है। इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट को नाम दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कुछ पोर्शन इंडियन ओशन का इसमें कवर हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट भी इसी प्लेट के ऊपर है। ठीक है जी, और 7वीं जो मेजर प्लेट है वो एंटार्क्टिक प्लेट है। सो यहाँ पे अगर हम पेंजिया वाले सेक्शंस की बात करें तो यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, और ये प्लेट्स आपको पेंजिया की नजर आएंगी, जिसमें ये जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट कंसिडर होता है। और साउथ की तरफ अगर हम देखते हैं तो मेजर प्लेट्स में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट, ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है जी, माइनर प्लेट्स के अंदर आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये अरेबियन प्लेट है, फिर एक इंडियन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री ये बिल्कुल पाकिस्तान की जो कीर्थर और सुलेमान रेंज है उसके लॉन्ग चलती है और फिर आगे हिमालयाज के साथ चलती है। ये इसकी बाउंड्री है ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। ठीक है जी, इंडियन प्लेट आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे साउथ में देख रहे हैं स्कॉटिया प्लेट है, नास्का प्लेट एक सेगमेंट है, पैसिफिक प्लेट का ही ब्रोकन पार्ट है, कोकोस की प्लेट है। इस जगह पे करीबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं, यहाँ पे करीबियन प्लेट का सेक्शन है। ये हुआन द फ्यूका प्लेट है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे अभी हमने सैन एंड्रियास फॉल्ट की बात की थी। इसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और हुआन द फ्यूका प्लेट जो है ये बेसिकली इंटरेक्ट कर रही हैं। उसके बाद जहाँ पे हमने ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस की बात की है, वहाँ पे आपको पैसिफिक प्लेट और फिलिपीन प्लेट का मैंने आपको केस बताया था। तो ये फिलिपीन प्लेट है, ये भी एक माइनर प्लेट है। ठीक है जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स जो है वो सबसे एंड में अटेम्प्ट होगी। सबसे पहला काम वही होगा, यू विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेट्स फर्स्ट। 2 प्लेट टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं एंड ओशियानिक प्लेट्स। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल मास है, लेकिन प्लेट का सेक्शन यहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द ओशियानिक सरफेस।
सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द मार्जिन ऑफ प्लेट्स के वो किस नेचर के हैं। ये एरिया जो है जिसमें आपको ये पर्पल और पिंक कलर सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है, ये मिड अटलांटिक रिज एरिया है। अफ्रीकन प्लेट इज मूविंग ईस्टवर्ड, साउथ अमेरिकन प्लेट इज मूविंग वेस्टवर्ड। ठीक है, कॉन्टिनेंट यहाँ से दूर हट चुका हुआ है इस कॉन्टिनेंट से। दरमियान में जो पोर्शन है वो सारे का सारा ओशियानिक है। सो इस हवाले से यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये साइड जो बनेगी साउथ अमेरिका की, दिस इज द कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफ द प्लेट एंड इट इज इंटरेक्टिंग विद द नाज़का प्लेट विच इज ओशियानिक इन नेचर। यहाँ पे हमने देखा था यूरेशियन प्लेट, ठीक है जी, और फिलिपीन ये जापान की तरफ, और यूरेशियन प्लेट और यहाँ से पैसिफिक प्लेट का इंटरेक्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे आपको जो है वो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस का केस मिलेगा। नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट में भी जो बाउंड्री बन रही है, दैट इज एक्चुअली द बाउंड्री ऑफ ओशियानिक प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है जी, इंडियन प्लेट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडियन जो लैंड मास है उसका मार्जिन कोलाइड कर रहा है विद द यूरेशियन लैंड मास, तो ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो कोई भी प्लेट जो है वो एक्सक्लूसिवली कॉन्टिनेंटल नहीं है, एक्सक्लूसिवली ओशियानिक नहीं है, सवाए इसके कि ये आपको पैसिफिक प्लेट ओशियानिक नजर आ रही है, नाज़का ओशियानिक नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल चीज जो होती है वो मार्जिन होते हैं कि प्लेट का कौन सा एज जो है वो किस नेचर का है और वो दूसरी प्लेट के कौन से एज से जो है वो कोलाइड कर रहा है या उसके साथ सर इंटरैक्ट कर रहा है। जी जी। सर ये जो इंडियन प्लेट है ये भी तो ओशियनिक प्लेट नहीं शो हो रही? देखें, ये इसका ये जो साउथ की तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का पार्ट है ये तो ओशियानिक है, लेकिन जो इसका सर कोलिजन है विद द यूरेशियन प्लेट वो कॉन्टिनेंटल नेचर का है। ठीक है, राइट। तो आपने इंटरैक्शंस को देखना है कि कौन सा मार्जिन किस किस टाइप की प्लेट के मार्जिन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, कि जैसे राइट। यहाँ पे जो है ये दोनों देखेंगे, इधर आपका साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का जो ओशियानिक मार्जिन है वो इंटरैक्शन वाला मार्जिन बन रहा है और डाइवर्जेंट है। नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की ये बाउंड्री जो बन रही है ये कॉन्टिनेंटल ओशियानिक बाउंड्री बन रही है। ठीक है जी, सेम इज द केस, ये कॉस प्लेट ओशियानिक नेचर की है, लेकिन इट इज कोलाइडिंग विद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस का केस होगा। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक कवर राइट। हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स का। कल हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो वोल्केनोस के ऊपर होगा जी।